11 सितंबर 2001 8:40 का टाइम था। तभी अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से क्रैश हो जाती है। उस टाइम जो लोगों के मन में डाउट हो रहा था वो अगले 17 मिनटों में दूर हो गया जब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट बिल्डिंग के साउथ टावर से आकर टकरा गई। ये दिन यूएस की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन था जिसको किसी भी अमेरिकन ने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। आखिर इस इंसिडेंट के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था जिसको अमेरिका ने बिना सोचे समझे टारगेट कर दिया। ये बात है 11 सितंबर 2001 की मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। अमेरिका के बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं जिनमें सिर्फ 15 मिनटों का गैप था। ये दोनों फ्लाइट्स लॉस एंजल्स जाने वाली थी, जिनमें से पहली अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 जो कि टोटल 92 पैसेंजर्स को साथ लेकर 7:59 पर टेक ऑफ करती है, जिसमें सवार 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स सफ़र कर रहे हैं। वहीं दूसरी फ़्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 175 ठीक 15 मिनटों बाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस टाइम 8:14 हो चुके थे और ये वो टाइम था जिस टाइम अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 हाईजैक हो चुकी थी और यूनाइटेड एयरलाइंस 175 में सवार 56 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स को ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ फ़्लाइट में मौजूद 5 हाईजैकर्स भी आगे जाकर कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जो कि सिर्फ 28 मिनटों तक ही चैन से सफ़र कर पाए, जिसके बाद कॉकपिट से लेकर लास्ट कैबिन तक प्लेन हाईजैक किया जा चुका था। क्योंकि ये सन 2001 की बात है, उस टाइम एयरपोर्ट्स पर इतनी सख्ती नहीं हुआ करती थी और ना ही पैसेंजर्स को इतना चेक किया जाता था, जिसके कारण हाईजैकर्स प्लेन में आसानी से बोर्ड हो गए थे। हाईजैक होने के बाद अब दोनों फ्लाइट्स का कंट्रोल हाईजैकर्स के हाथों में आ चुका था और वो प्लेन्स को अपने टारगेट की तरफ उड़ा रहे थे, जो कि प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो रहा था। इस टाइम 8:46 हो चुके थे कि न्यूयॉर्क की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां हज़ारों की गिनती में लोग काम कर रहे थे, तभी अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 जो कि अपने टारगेट की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही थी, उसको बिल्डिंग के नॉर्थ टावर से क्रैश करवा दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में ये न्यूज़ अमेरिकन मीडिया की हाइलाइट्स बन गई, जो कि ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये क्रैश हुआ तो हुआ कैसे, और लोगों को लग रहा था कि ये कोई अचानक हुआ प्लेन एक्सीडेंट है। लेकिन ठीक अगले 17 मिनटों बाद दूसरी फ़्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से आकर टकरा जाती है, जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। अब ये क्लियर हो चुका था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि यूएस एक टेररिस्ट अटैक के अंडर आ चुका है। जब यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को ये इन्फॉर्मेशन दी गई, उस टाइम वो एक लोकल स्कूल में विजिट कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। दूसरी साइड मीडिया इस कवरेज को पूरी दुनिया में फैला रहा था। यूएस के ट्विन टावर्स बुरी तरह से जलकर राख हो रहे थे। तभी पता चलता है कि 2 और प्लेन्स टेररिस्ट के द्वारा हाईजैक किए जा चुके हैं, जिनमें अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 जो कि वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुई थी, उसको 5 टेररिस्ट के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और इस फ्लाइट को एग्जैक्ट 9:37 पर वाशिंगटन डीसी के डिफेंस हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग पेंटागन से टकरा दिया जाता है, जिससे एक और बड़ा धमाका होता है। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स की सभी फ्लाइट्स को शटडाउन कर दिया जाता है और एयरपोर्ट्स को ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि हवा में फ्लाई कर रही सभी फ्लाइट्स को उनके नियरेस्ट एयरपोर्ट्स पर लैंड करवा दिया जाए। इस टारगेट की चौथी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 93 जो कि 37 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। जब इस प्लेन को हाईजैक किया जा रहा था, तब प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ने अपने मोबाइल फ़ोन्स को ऑन कर लिया और फ़ोन कॉल्स की हेल्प से उनको प्रीवियस अटैक्स का पता चल चुका था। लेकिन शांत बैठने की बजाय इन्होंने हाईजैकर्स के साथ लड़ने की हिम्मत जुटाई, जिससे फ़्लाइट में काफ़ी हंगामा होने लगा। जहां दूसरी साइड पूरे यूएस में खौफ का माहौल बना हुआ था और ये एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे कि चौथा हाईजैक्ड प्लेन यूएस की कैपिटल बिल्डिंग या फिर यूएस के व्हाइट हाउस से क्रैश किया जाएगा, जो कि दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स मानी जाती थी। पर प्लेन में चल रही फाइट की वजह से ठीक 10:03 पर यह प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक खाली फील्ड में क्रैश हो जाता है। इस फ्लाइट का एक्चुअल टारगेट क्या था ये तो पता नहीं चल सका,
पर यह अटैक यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में होने वाला सबसे बड़ा और खतरनाक अटैक था। यूएस गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट के पीछे सीधे सीधे ओसामा बिन लादेन और उसके टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा को रिस्पॉन्सिबल माना। अटैक के तुरंत बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई, जिसमें एफबीआई को बॉस्टन एयरपोर्ट से एक लगेज मिलता है जो कि हाईजैकर्स का लीडर मोहम्मद अत्ता किसी कारण फ्लाइट में नहीं ले जा सका, जिसमें हाईजैकर्स की डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए जो ये प्रूव कर चुके थे कि प्लेन हाईजैकर्स का कनेक्शन अल-कायदा ग्रुप से है। 16 सितंबर अटैक के 5 दिनों बाद ओसामा बिन लादेन की एक स्टेटमेंट को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें वो साफ इनकार करता है कि इन अटैक्स में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन 2004 में प्रेसिडेंट इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले एक और वीडियो टेप पब्लिकली ब्रॉडकास्ट की गई, जिसमें ओसामा बिन लादेन अपना डायरेक्ट कनेक्शन उन 19 हाईजैकर्स के साथ जोड़ता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर यूएस पर जो इतना बड़ा अटैक किया गया उसके पीछे कारण क्या थे। ओसामा बिन लादेन ने यूएस गवर्नमेंट को एक लेटर लिखी जिसमें वो इस अटैक के पीछे अपने मोटिव्स को क्लियर करता है, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट का इजराइल को सपोर्ट करना, इराक के अगेंस्ट सैंक्शन डिक्लेयर करना, सऊदी अरेबिया में अमेरिकन ट्रूप्स तैनात करना, लिबनान और कश्मीर में मुस्लिम्स के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करना, ये सभी मोटिवेशंस ओसामा के द्वारा लिखे गए थे। ओसामा ने यह भी बोला कि यूएस काफ़ी टाइम से मुस्लिम्स पर अत्याचार करता आ रहा है, इसीलिए हमने इस अटैक के जरिए यूएस से बदला लिया। अल-कायदा के इस अटैक ने सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि लोगों को भी काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इस इंसिडेंट में 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों की गिनती में जख्मी हो गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने के कारण हज़ारों टन में टॉक्सिक डेब्रिस और गैसेस हवा में स्प्रेड हो चुकी थी, जिसमें कार्सिनोजन नामक केमिकल सब्सटेंस मौजूद थे जो कि स्किन और प्रोस्टेट कैंसर का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से अगले कुछ महीनों में 18,000 से भी ज़्यादा लोग खतरनाक बीमारियां डेवलप कर चुके थे। इतना ही नहीं, इस अटैक के बाद वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट क्राइम और हरासमेंट के इंसिडेंट्स डे बाय डे बढ़ने शुरू हो गए थे और मुस्लिम्स को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। और कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इस दिन के बाद एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई, पैसेंजर्स और लगेज को बारीकी से इंस्पेक्ट किया जाने लगा। यहाँ तक कि ये पहली बार हो रहा था जब प्लेन के पायलट्स को फायर आर्म कैरी करने की परमिशन दे दी गई। उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी ताकि फ्लाइट्स में होने वाले टेररिस्ट अटैक को रोका जा सके। टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कई कंट्रीज ने नए नए एक्ट पास किए, जिसमें यूएस का पैट्रियट एक्ट काफ़ी टाइम तक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना रहा। 26 अक्टूबर को यूएस से पैट्रियट एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के पास होने से अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी, जिससे उन्होंने अमेरिका के हर एक नागरिक पर नज़र रखना शुरू कर दिया। लोगों की फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और इंटरनेट यूज़ को स्पाई किया जाने लगा। इवन जब भी कोई पर्सन एज ए टेररिस्ट सस्पेक्ट किया जाता तो उसे 1 हफ्ते तक बिना किसी चार्ज के डिटेन किया जाता था। इसी के साथ प्लेन्स के कॉकपिट्स को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया और स्काई मार्शल्स भी असाइन कर दिए गए, जो कि फ्लाइट के दौरान पैसेंजर्स में ही मौजूद होते थे ताकि किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव जिम सेंसेनब्रेनर ने पैट्रियट एक्ट पर कई ऑब्जेक्शंस लगाए कि एनएसए इस एक्ट की लिमिट्स को ओवरस्टेप कर रहा है। जिम ने कहा कि लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड्स, इंटरनेट कम्युनिकेशंस रूटीनली कलेक्ट किए जा रहे हैं। अमेरिका के नागरिकों की प्रॉपर्टीज़ को बिना किसी परमिशन और उनकी नॉलेज के सर्च किया जा रहा है, जिससे लोगों की पर्सनल प्राइवेसी खत्म की जा रही है। पूरी दुनिया में ये बदलाव 9/11 अटैक के बाद देखे गए, जहां अमेरिका ओसामा बिन लादेन को कई सालों से उसके खुफिया ठिकानों में ढूंढ रहा था, जो कि फाइनली 2 मई 2011 को पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में मार दिया गया। ओसामा की डेड बॉडी को समंदर में ड्रॉप कर दिया गया।